नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो पेपर पेन लेकर बैठें और शुरू करते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस को लगाया और इस वाले पार्ट में हम लोग आज की शुरुआत करते हैं 41 क्वेश्चन से। कहाँ तक हुए थे? हाँ, 41 से आज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन को, स्टार्ट करें, है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये चीजें आप कईयों बार देख चुके हैं पीछे भी। सबसे पहला एक कंपाउंड है अपने पास बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? CHO। तो ये बेंजीन रिंग, इस पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, बेंजल्डिहाइड। ध्यान से देखते चलें। सेकंड है अपने पास साइक्लोहेक्सेनॉन। ये साइक्लोहेक्सेनॉन बना लेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सेनॉन। अच्छा, थर्ड है अपने पास 2 मिथाइल पेंटेनल। 2 पे मिथाइल है और पेंटेन 1 अल है। अच्छा, तो CH3, यहां पे CH2, 3, इस पे 2 पे मिथाइल और अल है तो एल्डिहाइड। तो ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉन है और ये मेरे पास 1 2 3 4 5, तो 2 पे मिथाइल और पेंटेनल है। तो इनमें से कह रहा है कंपाउंड्स वुड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। आपको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन का मतलब क्या है कि कंपाउंड्स which do not have अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो चेक कर लो एक बार। अपने पास बेंजल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, तो ये वाला कार्बन क्या हुआ? अल्फा कार्बन, और इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हैं, तो देयर इज 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो यही अपना ऑप्शन है, बेंजल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो प्यारे, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। हाँ, इससे अटैच्ड ये दोनों अल्फा हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिज़ारो नहीं देगा। यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, इससे अटैच्ड ये अल्फा कार्बन है और इसके पास भी 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी कैनिज़ारो नहीं देगा। कार्बोनिल कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं, कैनिज़ारो नहीं। तो उन्होंने कैनिज़ारो के लिए पूछा था, तो जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ये कंपाउंड क्या देगा अपने को? कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पे है अगला क्वेश्चन, एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। अच्छा, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड है ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH8O। C8H8O। अच्छा, तो मैंने कहा एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, गिव्स पॉजिटिव DNP। अच्छा, ये क्या देता है? पॉजिटिव DNP टेस्ट। ठीक है, इसके साथ कह रहा है एंड आइडोफॉर्म, और ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म भी देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म। ठीक है, कह रहा है इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए।
इसमें कह रहा है, तीसरी बात इन्होंने की, नाइदर रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट। तो टॉलरेंस रीजेंट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट है, तभी टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और डज इट, हाँ, नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ना ही ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे पाएगा। तो नेगेटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये वाली बात है। तो देखेंगे प्यारे कैसे, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। डीएनपी टेस्ट के बारे में पता है कि ये कौन देते हैं डीएनपी टेस्ट, सभी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं डीएनपी टेस्ट, ठीक है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स कंपाउंड इज कार्बोनिल, कंपाउंड इज कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट हमें क्या कंफर्म करता है, इट इंडिकेट्स इट हैज अ मिथाइल कीटो ग्रुप, इसके पास क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल कीटो। तो आइडोफॉर्म कौन देते हैं, मिथाइल कीटोन चाहिए अपने को। नेगेटिव टॉलरेंस का मतलब है कि टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कौन करता है, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है, तो इट मस्ट बी क्या है, ये फिर कीटोन ही होना चाहिए, क्योंकि यहां मिथाइल कीटोन में कीटोन आ ही रहा है, तो एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, नेगेटिव ब्रोमीन वाटर का मतलब, ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, टेस्ट टू डिटेक्ट द, बोलो, टेस्ट टू डिटेक्ट द मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां इसका मतलब, नेगेटिव का मतलब है कि देयर इज या देयर आर नो एलिफेटिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, और एक और चीज ध्यान रखना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं डज नॉट डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। तो इसका मतलब यहां से हमें इन सब चीजों से क्या, एक अच्छा सवाल है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ए है उसमें पहली बात हमारे पास ये आ गई कि ये मिथाइल कीटोन, एल्डिहाइड नहीं होगा, तो एल्डिहाइड तो नहीं है, तो अब कीटोन बचा, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात, कीटोन में भी मिथाइल कीटोन, कीटोन यहां से भी मिलेगा, और ये एलिफेटिक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो एलिफेटिक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं चाहिए। और एरोमेटिक को ये डीकलराइज नहीं कर पाता, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा भी है एरोमेटिक। तो यहां से क्या कंपाउंड बनेगा, एक तो एरोमेटिक 6 कार्बन की रिंग मिल जाएगी, 6 कार्बन C6H6 हो गए। अब 2 कार्बन बचे, इसमें मिथाइल कीटोन भी होना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां से चेक कर लो, ये कंपाउंड बनना चाहिए। इस कंपाउंड में हमारे पास 6 कार्बन ये हो चुके हैं और 2 कार्बन ये हो चुके हैं, तो ये 8 कार्बन तो कंप्लीट हो गए। फिर एक ऑक्सीजन है, वो भी कंप्लीट है, और यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हैं और 3 हाइड्रोजन ये, तो 8। तो इसका मतलब यही कंपाउंड हमारे पास ए है, और इसका नाम क्या होगा, एसीटोफिनोन। क्या नाम होगा, एसीटोफिनोन। और एक चीज है, चेक करने का तरीका है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी देख सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लो, उससे आप करेक्ट या इनकरेक्ट भी बता सकते हो। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड और एक रिंग है, तो 4 पाई बॉन्ड हैं और एक रिंग है, तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 5। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 5। अगर कोई इस तरीके से नहीं करना चाहे, ठीक है ना, अगर कोई इस तरीके से नहीं बताना चाहे, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आपको लगा कि सर अभी आपने बोल दिया यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है,
तो इस तरीके से 5 हुआ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पर ये तो स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया है। हाँ, अगर आप बिना स्ट्रक्चर के बताना चाहें तो अपने पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O है। हाँ सर, इससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ से भी देखा जा सकता था। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, C+1 H/8। एरोमेटिक यहाँ पे कीटोन है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ से भी बता सकते हो, बोलो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन कितने हैं 8 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 8/2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन 8/2। तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा 5। तो अगर बाई चांस क्वेश्चंस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी पूछा जाता है तो आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें ये करेक्ट बता रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है, 1 2 3 4 5। तो अपने पास ये 3 पाई बॉन्ड और ये चौथा पाई बॉन्ड ये हो गए 1 2 3 4 और एक रिंग, तो कितने हो गए टोटल 5। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका 5। तो ये कंपाउंड, अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो एसीटोफिनोन है वो पॉजिटिव डीएनपी देता है। बिल्कुल, कोई भी कार्बोनिल होगा वो पॉजिटिव डीएनपी देता है। ठीक है, अच्छा, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा, इसके पास एक मिथाइल कीटोन होना चाहिए। आप चेक कर लें, ये मिथाइल कीटोन है, आइडोफॉर्म देगा। तीसरी बात, ये नेगेटिव टॉलरेंस रीजेंट, कीटोन डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट, ध्यान है, केवल एल्डिहाइड दे पाते हैं बोथ, तो ये भी बात सही हो गई। और ये ब्रोमीन वाटर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, तो ये भी बात अपने पास सही हो गई। तो ये सारी चीजें कौन फुलफिल कर रहा है, एसीटोफिनोन। तो ये कंपाउंड ए कौन हुआ, एसीटोफिनोन। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी टेस्ट का भी रिवीजन करा दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। अच्छा, तो ये कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी के टुवार्ड्स, किसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के टुवार्ड्स इनको अरेंज करना उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखते हैं, तो यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या बनेगा। अगर इन कंपाउंड्स को हम नाम दे दें, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अच्छा, अब आप एक चीज देखें यहाँ पे, सबसे पहले प्यारे, कि ये मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है। हाँ सर, एसीटैल्डिहाइड है। एसीटैल्डिहाइड कॉमन नेम होता है एसीटोफिन, वो सॉरी इथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम है। ये एसीटोन है, हाँ एसीटोन है। और ये टर्सरी, यहाँ पे कौन लगा है, ये मेथड टर्सरी ब्यूटिल, इधर मिथाइल, ये कीटोन। तो ये है अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। हाँ, रिएक्टिविटी आप बताइए टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवार्ड्स किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती, सबको पता है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। सही बात है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड एल्काइल ग्रुप होता है, एक साइड H होता है एल्डिहाइड में, जबकि कीटोन में दोनों तरफ क्या होते हैं R। तो 2-2 + I इफेक्ट, 2-2 मतलब बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, स्टेरिक इंटेंस ज्यादा होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है, कौन, कीटोन। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा तो होगा कौन, एल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड। तो ये किस पे है, ए पे है, तो सबसे ज्यादा एक ही रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद कम किसकी होगी, कीटोन की। अब ये दोनों कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, पर यहां पे देख रहे हैं इसके पास 2 मिथाइल लगे हैं, हाँ, जबकि इसके पास इधर एक मिथाइल और इधर एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा और बल्कि है, तो यहाँ इंड्रेंस ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक इंड्रेंस सी में होगी, तो सबसे कम सी की है, और उससे ज्यादा किसकी होगी, बी की है। तो ये दोनों कीटोन है, ये क्या, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की क्या होती है, इससे ज्यादा होती है रिएक्टिविटी। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब मेरे पास ये, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया प्यारे, सबसे ज्यादा बेंजल्डिहाइड, देन एसीटोफिनोन, देन टर्सरी ब्यूटाइल
मिथाइल कीटोन, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो ये कैसे है, एल्डिहाइड सबसे मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है कि लेस स्टेरिक इंड्रेंस है, फिर स्टेरिक इंड्रेंस कीटोन में एसीटोन में थोड़ी बढ़ गई, दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप लगे और इसमें एक और बल्कि ग्रुप जुड़ गया टर्सरी ब्यूटाइल, तो उसकी स्टेरिक इंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है ना। बढ़े आगे, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजोफिनोन एंड एसीटोफिनोन। अच्छा, बेंजोफिनोन सबको पता होना चाहिए, पीछे भी हम इस चीज को देख चुके हैं। बेंजोफिनोन का मतलब है इस कीटोन से 2 बेंजीन रिंग लगा दोगे, 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड हैं, तो ये होता है बेंजोफिनोन, ठीक है। एक है बेंजोफिनोन, दूसरा हमारे पास है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन अभी बनाया था, एक कंपाउंड अभी बनाया था हम लोगों ने। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं क्या, एसीटोफिनोन, है ना। डिस्टिंग्विश टेस्ट है तो अपने पास इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा, आइडो फॉर्म करा दो, तो यहां पे क्या करा देंगे, I2 प्लस NaOH आइडो फॉर्म कराएंगे। आइडो फॉर्म कराने का तरीका आप जानते हो, ठीक है। इस मिथाइल ग्रुप को हम लोग आइडो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा अपने को, यहाँ पे येलो PPT, और बकाया ग्रुप सॉल्ट बना दो। यहाँ पे अपने को पता है कि C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लग जाएगा, O Na। पीछे करने का तरीका मैंने पीछे वाले पार्ट्स में बता रखा है, तो ये वाला पार्ट आइडो फॉर्म में चला जाता है और इस वाले पार्ट के साथ ONa आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर कंप्लीट बैलेंसिंग लिखनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, 3 मोल I2 लेंगे, 4 मोल NaOH लेंगे, और इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स इसके साथ और भी मिलते हैं वो होता है 3 NaI प्लस का 3 H2, तो कंप्लीट बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये आइडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, जबकि बेंजोफिनोन के पास कोई भी मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, तो ये डज नॉट अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट, तो नो रिएक्शन यहाँ पे। तो हम सिंपल सा बता सकते हैं कि एसीटोफिनोन गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना, while the benzophenoon does not आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डू द फॉलोइंग कन्वर्जेंस इन नॉट टू मोर देन 2 स्टेप्स। नॉट मोर देन 2 स्टेप, 2 से ज्यादा स्टेप में नहीं चाहिए कन्वर्जन। अच्छा भाई, ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। सर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इससे किस में कन्वर्ट करना है सर, एसिटिक एसिड से एसीटोन है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये एसिड है वो कीटोन है। अच्छा ठीक है, और 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें SOCl2 करा के OH को Cl में कन्वर्ट कर दो, तो ये दे देगा मेरे को एसिटिल क्लोराइड। हाँ सर, पता है ना, ये SO2 और HCl यहाँ से फ्यूम बना के निकल जाते हैं और यहाँ पे क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है सर, जैसे ये आ गए, अब एक ही स्टेप और कर सकते हैं। तो जब एसिटिल क्लोराइड आ गया तो एक और आपने पढ़ रखा है, बोलो क्या, कि इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किससे, बोलो, डाई मिथाइल कैडमियम से। डाई मिथाइल कैडमियम से, क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है और इस जगह एक CH3 लगाना। CH3CO वाला ग्रुप ये है, CH3CO वाला ग्रुप ये है, Cl हटा के CH3 आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे हम डाई मिथाइल कैडमियम को लेके चलेंगे। इसके लिए हमें इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2। तो इसी तरीके से हम दूसरा मोल इसका रिपीट कर ले रहे हैं, ClCO CH3। ये वाली रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सर, यहाँ पे हमारे पास ये Cl CD और ये Cl, यहाँ से क्या निकल जाएगा, CdCl2। हाँ, और ये मिथाइल इसकी टेट्रावैलेंसी मेंटेन करेगा। हाँ, तो ये 2 मोल क्या मिल जाएगा, एसीटोन।
तो मोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसीटोन बनाना था तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करा दी, जिससे OH से OH को रिप्लेस कर दिया Cl ने, और उसके बाद डाई मिथाइल कैडमियम से करा दी तो इसमें 2 मोल एसीटोन मिल गया। तो इसमें 2 स्टेप में हम पहुंच सकते हैं कहाँ, एसीटोन में। ठीक है, नेक्स्ट अगला कन्वर्जन फिर से है, कह रहा है कि ये मेरे पास क्या है प्यारे सर, एक एल्काइलेटेड बेंजीन है। मैंने कहा ठीक है, CH2 CH3 इथाइल बेंजीन, और इससे हमें क्या बनाना सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्काइलेटेड बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड आप समझते हैं कैसे बनता है? हाँ सर समझते हैं। हमने कि बताओ सर, एक तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4 रख रहे हैं। एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, तो ये कहाँ पे पहुँचा देगा सर, ये कोई भी रिस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड जो भी चेन होगी उसको ये सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, COO-K+। उसके बाद क्या कर देंगे सर, इसमें इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O+। तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। आप डायरेक्ट भी दोनों लिख सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि पहला हमारे पास रीजेंट ये और दूसरा रीजेंट हमारे पास ये है। तो एल्काइलेटेड बेंजीन में ये बेंजीन जो एल्काइलेटेड ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होकर COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों यहाँ रीजेंट दिखा के भी आप दिखा सकते थे, पर 2 स्टेप में दिखाना, 2 स्टेप में आप दिखा दें। ठीक है ना, अच्छा कन्वर्जन है। ठीक है, ये सारे रीजेंट आपको पता है और सारे रीजेंट्स का यूज कैसे किया जाता है ये भी आपने देख रखा है। एक बार फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। पहला है हेल बोलहार्ड जेलिंस्की, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको करा रखा है कंप्लीट मैकेनिज्म, और डायरेक्ट भी बताया था कि यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 को मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ और COOH। तो एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते थे, ध्यान करो, हम कराते थे X2 रेड फास्फोरस। हाँ सर, रेड फास्फोरस का मतलब इसी को P4 भी लिख सकते हो। अच्छा, ये यहाँ पे कराते थे हम लोग, ध्यान है अपने को। अच्छा देखें, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो इस जगह ये क्या होता था बताओ मेरे को, यहाँ से ये अल्फा है, ये अगर फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके पास वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा हेलो एसिड बनाना होता था। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे X COOH। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन पे हमें हेलोजन अटैच करते थे और यहाँ से हमें मिलता था अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड पूरी मैकेनिज्म बताई थी और डायरेक्ट मेथड भी बताया था कि आपको अल्फा पोजीशन से H की जगह पे यहाँ X लगा देना तो अल्फा हेलो एसिड ऑब्टेंड हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की, जिसको हम शॉर्ट में HBZ रिएक्शन भी बोलते थे, ध्यान करो, है ना। आगे अच्छा, यहाँ जगह नहीं है तो हमें पीछे ही करना पड़ेगा, तो सेकंड वाला पार्ट हम यहीं कर ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी अपने को पता है कैसे करना है आपको, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे अपने को पता है एसिड आपको लेना है RCOOH, और या उसका सॉल्ट ऑफ एसिड भी ले सकते हो Na+। यहाँ पे हमने सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया है और इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं 1:3 में NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। ये सोडा लाइम होता है और इनका रेशियो 3:1 होता है और इस पूरे को सोडा लाइम बोलते हैं, इसके मिक्सचर को NaOH + CaO। तो हम इसको इस तरीके से दिखा दे रहे हैं करने के लिए। और ये सॉल्ट ऑफ एसिड है, इसकी रिएक्शन जैसे ही इससे कराएंगे तो हमारे पास यहाँ से Na2CO3 यहाँ से बाहर जाएगा, Na2CO3 यहाँ से बाहर कर देंगे Na2CO3, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या मिलेगा हमें RH, क्या होता है एल्केन, क्या होता है एल्केन, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे,
इन दोनों का मिक्सचर 3:1 में होता है और इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। ठीक है, चलिए ये है डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 हैं, मैं ABC कर ले रहा हूं इनको। पहला है CCl3COOH, इसका मतलब C पे 3 Cl लगे हुए हैं। ठीक है, ये 3 Cl लगा दिए हमने और इस पे लगा है COOH। अगला है मेरे पास यहाँ पे CF3, तो इस पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और है COOH। नेक्स्ट C है अपने पास CH3 का होल थ्राइस COOH, तो इसका मतलब इस पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, इस पे 3 क्या लगे हुए हैं? मिथाइल। तो यहाँ पे 3 मिथाइल लगा दिए हमने और क्या है? COOH। एसिडिक स्ट्रेंथ हर बच्चे को पता है। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अपने को पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। ठीक है, -I वाले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब यहाँ चेक कर लें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम से ज़्यादा की ओर चलना है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या हैं मेरे पास? बोले ये तीनों क्या हैं? मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? +I। तो यहाँ 3 +I लग रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन कैसा होता है? -I। यहाँ तीनों -I हैं। क्लोरीन भी कैसा है? -I और -I। अब बात आ गई अपने पास क्या कि -I वाले डायरेक्टली और इनवर्सली किसके हैं? +I। तो यहाँ पे +I वाला C है। सबसे कम किसकी होगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे कम C का। देन देखो ये तो है +I, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, तो ये H को जल्दी निकलने नहीं देगा। ठीक है, अब इनमें तो दोनों में -I है, तो इसमें फिर पावर चेक करेंगे। Cl और F में किसकी ज़्यादा होती है? फादर कलेक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा होती है फादर, मतलब फ्लोरीन की, और कम किसकी होती है? क्लोरीन की। तो -I पावर है ये, -I पावर फ्लोरीन की क्या होती है? ज़्यादा होती है। आपने पढ़ रखा है -I इफेक्ट, तो -I का ऑर्डर भी जान रखा है। तो F की सबसे ज़्यादा होगी, तो B की सबसे ज़्यादा होगी, और इससे कम किसकी होगी? क्लोरीन का मतलब A की। तो ये है इसका ऑर्डर। ठीक है ना, ये क्या है? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट, अगला है सेकंड पार्ट। यहाँ भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अभी मैंने बताया एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। सबको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आसानी से इजीली रिमूव कर देता है। ठीक है ना, और जितनी जल्दी कोई एसिड अपना H+ देता है वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। ये मेरे पास क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, -I ये भी शो करता, पर इसके साथ साथ ये +M भी शो करता। और मैंने बताया था एल्कोक्सी का +M कैसा होता है? प्रीडोमिनेंट होता है देन -I, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कंसीडर किया जाएगा +M की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और इस पे तो 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम H कंसीडर कर लेंगे, और H का मतलब 0I इफेक्ट। ठीक है, तो ये है अपने पास। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम करता है। तो यहाँ पे ये इसको कम करेगा। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर लूँ A, इसकी कर दूँ B, आपको इनके स्ट्रक्चर बना के दिखा देने हैं, पर मैं वापस से स्ट्रक्चर बनाने की जगह ABCD कर दे रहा हूँ। तो सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बताएं? सबसे कम किसका होगा? C का। उसके बाद इस पर कोई I इफेक्ट नहीं है तो D,
और इन दोनों में से ज्यादा किसके पास होगा, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी एसडी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ए की सबसे ज्यादा, तो बचा कौन, बी इससे कम, तो ये है सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देन वही जहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, फिर अपने पास इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहां, ए में ज्यादा है, तो ए की एसडी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अपने पास ये रिएक्शन दे रखी है CH3 CH2 COOH, और यहां पे मेरे पास क्या है Cl2 ऑब्लिक रेड फास्फोरस देगा या P4 देगा। ठीक है ना, तो यहां मैं P4 लिख दे रहा हूं, और इसके साथ साथ अंडरस्टूड होता है कि यहाँ वाटर भी का भी एडिशन होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा, अभी इससे पीछे बताया था, और यहाँ CH2 है तो एक H को हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। अब ये कौन सी रिएक्शन है, अभी मैंने बताया था हेल बोलहार्ड जेलिंस्की HBZ रिएक्शन है, और इसमें वो क्या बताया था, जो हेलोजन होता है वो अल्फा पोजीशन से H को रिप्लेस करके खुद को इसको अटैच करा दो, तो CH3 CH यहाँ आ जाएगा Cl और ये COOH, तो ये अल्फा क्लोरो एसिड मिल जाएगा, अल्फा क्लोरो एसिड। तो एसिड से अल्फा क्लोरो एसिड प्राप्त करने के लिए हम हेल बोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, डिटेल में मैकेनिज्म भी बता चुका हूं, पर वहां बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको डायरेक्ट मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इससे पहले भी बताया था इसको। नेक्स्ट अगली रिएक्शन ये दे रखी है, सबको पता है क्या है, ये बेंजीन रिंग है, और इसके पास हमारे पास या बेंजीन रिंग C6H5 ही लिख दो, C6H5 है, उसके साथ C डबल बॉन्ड OCl है। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4, तो ये अपने पास क्या है, अपने को पता है ये लिनलार्स कैटालिस्ट है। लिनलार्स कैटालिस्ट का काम क्या होता है आपको पता है, ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, इसके साथ हीटिंग भी है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो बताओ, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन सारी रिएक्शंस विद मैकेनिज्म आपने पढ़ रखी। इसका काम क्या क्या होगा, CCl बॉन्ड को ब्रेक करके एक H पर इधर से इधर लगा देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्या मिल जाएगा, C6H5 CHO, ठीक है, और साथ में HCl। इसका वर्क फंक्शन आपको ध्यान है, रोजेनमुंड का वर्क फंक्शन क्या है, COCl से CHO ग्रुप देना। ठीक है ना, यहां से COCl को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, एल्डिहाइड में, तो ये इसका वर्क फंक्शन है, तो ये रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट अगली फिर से वही आ गई भैया, IUPAC नाम लिखना, प्रोडक्ट लिखना है, तो आ जाओ, क्या है अपने पास CH3 CH2 को हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर जो रिएक्शन लिखी, अब की बार यहाँ Br2 ऑब्लिक रेड फास्फोरस कर दिया है, और इसके साथ हाइड्रोलिसिस भी होता है, तो यहाँ पे मेरे पास ये HBZ रिएक्शन है, अभी पीछे बता के आए थे, HBZ हेलोजन के साथ रेड फास्फोरस दे रखा है, और यहाँ एसिड दे रखा है, तो अपने को ये अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करना, और इस जगह पे क्या आ जाना, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ क्या आएगा CH3 CH, हेलोजन कौन सा है, ब्रोमीन, और ये COOH, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया, अल्फा ब्रोमो एसिड, क्या मिल गया, अल्फा ब्रोमो एसिड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हेल बोलहार्ड जेलिंस्की। तो इसका डायरेक्ट मेथड इतनी बार आपके पास आ चुका है, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हेलोजन से। ठीक है, चलो अगला फिर से वही रोजेनमुंड आ गई है ना, ये तो अभी रिपीट हो गई, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में आप जानते हो CCl बॉन्ड को ब्रेक करके हमें HH लगा देना है, यहाँ पे क्या करना है, HH, तो ये हमें क्या दे देगा, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H आ जाएगा और एक HCl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को बताया था अभी COCl ग्रुप को CHO ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। और कुछ पूछा गया है, एक बार चेक कर ले रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ IUPAC नेम भी है, तो IUPAC नेम बना लो भाई, इसका कहाँ से क्या करोगे, 1 2 3, हाँ, तो 2 पे ब्रोमो है, यस सर, 2 ब्रोमो। मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे ओइक एसिड लगा तो प्रोपेनोइक एसिड, या प्रोपेन बनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। इसका भी IUPAC कर लो।
इसका आईपीएसी बेंजल्डिहाइड ही यूज आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बना लो, या हम इसको क्या और बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन, बोलो, और 1 पे क्या लगा है, बोलो, बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। इसका सेकंड स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स होता है कार्ब एल्डिहाइड। वैसे ये नाम भी आईपीएसी में कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, और ऐसे करके ये बेंजीन है, और फंक्शनल ग्रुप का अगर पेरेंट कार्बन चेन में काउंटिंग नहीं होती तो उसका स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, तो क्या होता है एल्डिहाइड का कार्बेल्डिहाइड। ई रिप्लेस क्यों नहीं की, CRI की बात, ठीक है। नेक्स्ट अगला है वॉल्व किस्नर रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये भी पढ़ चुके हैं पीछे वाले पार्ट में हम लोग। क्या काम है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते थे, हाइड्राजीन से, NH2 ठीक है। और हाइड्राजीन के साथ यहाँ KOH हीटिंग, और एक इथाइलिन ग्लाइकोल भी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या वर्क फंक्शन होता है सर, यहाँ से आपने बताया था, यहाँ से इस CO को CH2 में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा अपने पास, RC, यहाँ पे H, यहाँ H2 आ जाएगा, और H2O। क्या हमने यहाँ से देखा कि सर ये CO वाले पार्ट को CH2 वाले पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। मैंने कहा केवल यहाँ पे एल्डिहाइड लेके चल सकते हैं, नहीं, यहाँ एल्डिहाइड लोगे तो H होगा, यहाँ कीटोन करोगे तो R होगा, यहाँ एल्डिहाइड लोगे तो H होगा, यहाँ कीटोन लोगे तो R होगा। अब डिपेंड आप पे कर रहा है कोई एग्जांपल दिखाना, यहाँ पे आप एग्जांपल ही दिखा देना है, ठीक है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O, मान लो आपने एसीटोन ले लिया और यही रीजेंट डाले, NH2 हाइड्राजीन, KOH हीटिंग एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जानते हो ना अपने पास, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, CH2 OH। तो यहाँ पे अपना वर्क फंक्शन पता होना चाहिए कि हमें यहाँ से 2 वैलेंसी फ्री होंगी, ये CO को CH2 में मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ CH3 CH2 CH3 आ जाएगा प्लस H2O, और यहाँ से N2 इवॉल्व होता है। जब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे साथ में कौन और गैस इवॉल्व होती है मैकेनिज्म के दौरान, हमने देख रखा है N2। पीछे वाले पार्ट में हमने इसकी मैकेनिज्म भी बताई थी आपको, ठीक है ना। वैसे वर्क फंक्शन ध्यान रखो, डायरेक्ट करो। अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड लेता H, तो ये वाला CH2 के साथ यहाँ H चलता, तो ये CH3 हो जाता ईथेन, तो एल्केन प्राप्त हो जाता। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। अभी कौन है ये, प्रोपेन। यहाँ क्या मिला, प्रोपेन, और ये जर्नल क्या लिखेंगे इसको हम, एल्केन, ठीक है ना। कोई एक रिएक्शन करके दिखानी है हमें, आपको रिवाइज भी करा रहे हैं इसलिए हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन, कईयों बार पीछे आ चुकी है, हम लोगों ने कईयों पार्ट में कर रखा है इसको। अब जल्दी से बता दें, यहाँ पे टॉयलिन की रिएक्शन, रीजेंट बताएं हमें सर, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सेकंड सर, इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। मैंने कहा क्या होता है सर, एक ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, और देन हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो हमने कहा हमने रीजेंट दोनों यहीं रख दिए हैं, तो हम इकट्ठा टॉयलिन से क्या बना दे रहे हैं, बेंजल्डिहाइड बना दे रहे हैं। टॉयलिन से क्या बना दे रहे हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम एक एक करके रीजेंट रखते कि पहले क्रोमिल क्लोराइड CCl4 रखते, तो पहले ब्रोमीन का क्या बनाते, सॉरी हम ब्रोमीन बोल रहे हैं, क्रोमियम का क्या बनाते, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनाते, देन हाइड्रोलिसिस करके बेंजल्डिहाइड बनाते। पीछे वाले पार्ट में कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इटार्ड रिएक्शन लिखनी, दोनों रीजेंट डालो, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बना दो, ठीक। नेक्स्ट कैनिज़ारो रिएक्शन, प्यारे बताओ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आपको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड्स ओनली, है ना, विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, तो एक एग्जांपल दे लो, सेल्फ कैनिज़ारो करते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मोल ले लो, एक को ऑक्सीडाइज करा दो, एक को रिड्यूस करा दो। रीजेंट क्या डालना है, कंसंट्रेटेड बेस, या 50% करके भी दे सकता है KOH NaOH। अब यहाँ पे एक को ऑक्सीडाइज करा दिया तो ये बना देगा एसिड, और बेस डला हुआ है तो एसिड का बन जाएगा सॉल्ट। तो HCOOH बनेगा पहले एसिड, पर बेसिक मीडियम में ये क्या दे देता है, इसका सॉल्ट। तो यहाँ
के लग जाएगा, NaOH होता तो यहाँ Na लग जाता, तो पोटेशियम फॉर्मेट हो गया। और इसके साथ दूसरा रिड्यूस होके हमें क्या दे देगा, एल्कोहल। एल्डिहाइड से क्या दे देगा, एल्कोहल। इसका क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ सर, रिडक्शन। ये दोनों हैं कैसे, सेम मॉलिक्यूल। कौन है सर, फॉर्मल्डिहाइड। कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिखना है उसमें, ये कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। और इस सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका रिवर्स कम प्रोपोर्शनेशन होता है। ये कैसा है सर, ये सेल्फ कैनिजारो में कंसीडर करेंगे। किसमें करेंगे इसको, सेल्फ कैनिजारो। उसने पूछा तो था नहीं कि सेल्फ बताओ या क्रॉस बताओ, और क्रॉस करते तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड लेने पड़ते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड लेने पड़ते हैं, ऐसे एल्डिहाइड लेने पड़ते हैं, एल्डिहाइड बताया विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड लेता, एक बेंजल्डिहाइड लेता, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले का आप कर देते ऑक्सीडेशन, तो फॉर्मल्डिहाइड का हो जाता ऑक्सीडेशन, वही सॉल्ट मिल जाता। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट। और बेंजल्डिहाइड का क्या कर देते हम, बोलो रिडक्शन, तो वहां से हमें क्या मिल जाता, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट। ये है हमारे पास कैनिजारो की कहानी। अब सेल्फ क्रॉस आपकी इच्छा है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि उसने कैनिजारो लिखा है। नेक्स्ट। हाँ, यहां पे ध्यान से देना, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में ये हाईएस्ट वेटेज का आता है तो लॉन्ग बन जाता है इस टाइप का। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है एक एल्कीन ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है। तो सबसे पहले ए एक एल्कीन है, जो ये खुद बता रहा है उसको पहले हम लोग मैपिंग के दौरान लिखते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। हाँ, CnH2n होता है। कह रहा है ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर। इस ए का हम लोग क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। तो मिल रहा है हमें मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड B एंड C। यहां से B और C 2 कंपाउंड का मिक्सचर मिल रहा है। B गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये हमें देता है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट मान ले रहे भाई, आप कह रहे हैं तो। कह रहा है B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट बोल रहा है, टॉलरेंस नहीं भाई, फेलिंग। तो मैंने कहा ठीक है, B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, तो ये फेलिंग टेस्ट दे रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म्स आइडोफॉर्म। इसके साथ साथ ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म भी लिख दो यहाँ पे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद I2 एंड NaOH। ठीक है, जब इसका ट्रीटमेंट किससे कराते हैं, I2 प्लस NaOH के साथ। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। जो C है डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट का मतलब निगेटिव फेलिंग टेस्ट, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, बट फॉर्म्स आइडोफॉर्म। तो इसका मतलब आइडोफॉर्म कब फॉर्म कर सकता है, जब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B, C, राइट द रिएक्शन फॉर ओजोनोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम B एंड C। तो देखें प्यारे, हमारे पास एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, 2 मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स हमें दे रखा है। मिक्सचर मिल रहा है 2 कंपाउंड्स का B एंड C का, जिसमें से B फेलिंग टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म भी देता है, जबकि C फेलिंग नहीं देता है, आइडोफॉर्म देता है। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे, पहले कंक्लूजन निकालो। तो B और C का पता कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे बताओ मेरे को। B, आप मुझे बताओ फेलिंग टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट का मतलब है कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ना तो एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है ना कीटोन देता है, सब चीज पढ़ रखी है। ठीक है, इससे पता चला ये एलिफेटिक एल्डिहाइड। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे एक मिथाइल कीटो ग्रुप भी होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप। अच्छा, नेगेटिव फेलिंग का मतलब जो C है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं हो। अगर ये एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है,
निगेटिव फेलिंग का मतलब ये अगर निगेटिव एलिफेटिक मतलब कि निगेटिव फेलिंग का मतलब है एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या होगा, एल्कीन है, तो इसका मतलब ये कीटोन हो जाएगा अगर ये फेलिंग नहीं दे रखा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता था, पर एरोमेटिक एल्डिहाइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 5 ही है, तो बेंजीन रिंग के लिए 6 कार्बन तो चाहिए, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉसिबल था, बट यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 है, तो हम फिर कीटोन की ओर जाएंगे, तो ये कीटोन होना चाहिए। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म का मतलब वही है कि इसमें भी एटलीस्ट 1 CH3CO ग्रुप तो होना चाहिए मिथाइल कीटोन। तो मैंने कहा आप सोचो क्या हो सकता है बी और सी। आपने कहा इसमें क्या सोचना है, मैंने कहा फिर भी सर देखें, एल्डिहाइड है और इसके पास मिथाइल कीटोन, तो एक ही एल्डिहाइड बन रहा है यहाँ से कि ये मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाए, तो यहाँ एलिफेटिक एल्डिहाइड भी है RCHO और यहाँ एक मिथाइल कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों बातें इसके लिए सही हैं। अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 2, तो इसमें टोटल कितने हैं, 5, तो बच्चे कितने, 3, तो इसमें 3 आने चाहिए। पहली बात ये मिथाइल कीटो होगा, तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O के साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड ना हो बट कीटोन हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे H तो लगा नहीं सकते क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है, तो इसको कीटोन बनाना है। तो रिमेनिंग कितने, 5 कार्बन थे, तो 1 2 इसमें आ गए 2, तो एक और अगर यहाँ पे रख दें CH3, तो ये मेरे पास एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन। और ये मेरे पास कीटोन आ चुका, ये मेरे पास एल्डिहाइड आ चुका, मतलब ये भी बात हो गई और ये भी बात हो गई। ठीक है, तो बी और सी हमें मिल गए हैं। ये कौन मिला, एसीटैल्डिहाइड। क्या मिला, एसीटैल्डिहाइड। ठीक है सर, तो ये कंपाउंड है। तो अपने को पता है जब हमें बी और सी मिल जाएं तो हमें आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी। हाँ, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, अपने को पता है कि ओजोनोलिसिस में मैंने आपको बताया था जो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं उनको आप ऐसे करके रखिए और यहाँ से ये दोनों OO गो कर दीजिए और OO लेने के बाद जैसे ही OO लो तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बन के ये एल्कीन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के ऑक्सीजन को हटा के हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन। तो ये एल्कीन क्या होगी, देखो CH3, हाँ, उसके बाद क्या है CH, ये डबल बॉन्ड हटाएंगे तो डबल बॉन्ड के साथ इसका डबल बॉन्ड आएगा तो C, और इस C के पास 2 CH3 लगे हुए हैं, तो मेरे पास एल्कीन ये आ गया। कैसे हमने रखा, एक बार जल्दी से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जगह कम है। CH3C डबल बॉन्ड OH और इधर वाले को रखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, और जैसे ही OO लोगे तो ये दोनों डबल बॉन्ड मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास एल्कीन। ठीक है, ये हमने आपको ट्रिक भी बता रखी है इसकी। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, ये करने के बाद इसका ओजोनोलिसिस करके दिखा दो। ये मेरे पास 5 कार्बन हो गए और एल्कीन भी है। ठीक है, सब चीज़ मैच है। 10 हाइड्रोजन, 3 3 6, 1 7 3 10, बिल्कुल सही है। ये मेरे पास बन गया A। इसका नाम भी लिखते चलें, या पहले ओजोनोलिसिस कर दो। O3 से रिएक्शन करते थे, कैसे सिखाया था ओजोनोलिसिस बताओ, कि यहाँ CH3 है, क्या है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, ये कौन है, CH, डबल बॉन्ड कहाँ लगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। इधर कौन है, 2 मिथाइल हैं, तो ओजोनाइड बना दो। कैसे, तीनों ऑक्सीजन को अरेंज करते थे 3 व्हीलर टाइप से, ये ओजोनाइड बनता है। यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ओजोनाइड, ओजोनाइड। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते थे, ध्यान करो, Zn/H2O। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर चला जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से हम बॉन्ड को ब्रेक करते थे। ये रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा इनके बीच में, और ये रेडिकल इनके बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये मुझे एल्कीन मिलने वाली है। तो यहाँ मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसीटैल्डिहाइड मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा, ठीक है, आप ऐसे समझ लें, ये है मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ से ये है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ कर दे रहे। ठीक है, तो ये दोनों एल्कीन मिल गई मेरे को, इधर एसिटैल्डिहाइड और इधर एसीटोन। जब यहाँ C डबल बॉन्ड O बनाओगे तो इधर एसिटैल्डिहाइड, इधर एसीटोन, तो ये दोनों मिल गया B और C। ये मेरे पास B हो चुका है, ये मेरे पास C हो चुका है। तो यही कहानी है कि हमें आइडेंटिफाई करना A, B एंड C। तो हमने कहा A ये है, A का नाम बता दो, तो 1 2 3 एंड 4। 2 पे मिथाइल लगा है, हाँ सर, ये है 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और 2 पे लगा इन, तो ब्यूट 2 इन। ये मेरे पास कौन हुआ, A कंपाउंड हुआ। तो A को अलग से आप जगह बना के लिख सकते हो, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये मेरे पास A आ चुका है।
तो ए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे ए मेरे पास क्या आ चुका है, 2 मिथाइल ब्यूट, तो ये आ चुका है 2 मिथाइल ब्यूट 2एन। बी मेरे पास आ चुका है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, और सी मेरे पास आ चुका है एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। अच्छा, इसके साथ साथ ये कह रहा है कि राइट द रिएक्शन फॉर ओजोनोलिसिस, तो ये मैंने ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन लिख दी। एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट भी देते हैं, हाँ, तो इनकी आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बनानी है बी और सी की। तो देखते हैं, स्पेस कम है, थोड़ा समझ के लिखें यहाँ पे। क्या आप मुझे बताएं यहाँ पे, पहले बी का आइडोफॉर्म कर लो, कौन है, एसिटैल्डिहाइड। तो एसिटैल्डिहाइड का आइडोफॉर्म करेंगे, आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, डायरेक्ट में करते हैं हम इसको, I2 प्लस NaOH। आपको पता है मिथाइल ग्रुप को आपको बना देना है आइडोफॉर्म CHI3, और रिमेनिंग वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट में ONA लगा देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ ONA कर दीजिए, या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA, तो सोडियम एसीटेट। कंप्लीट रिएक्शन दिखानी है, मैंने फिर से कहा था, ये 3 मोल, यहाँ पे इसके 4 मोल ले लेना, और इनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो 3NaI और 3H2O रहेंगे। तो ये आइडोफॉर्म किसका हो गया, एसिटैल्डिहाइड का, एसिटैल्डिहाइड का। इसी तरीके से प्यारे ये बी का हमने कर दिया, इसी तरीके से हमें सी का भी करना है। सी कौन है सर, एसीटोन। सी कौन है सर, एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेम तरीके से आइडोफॉर्म करोगे, ऊपर वाले रीजन 3I2 प्लस 4NaOH आपको लिखने हैं, ठीक है, जगह कम है, 3I2 प्लस 4NaOH। इस वाले पार्ट का कर दो, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर दो मिथाइल को, तो ये CHI3 येलो प्रेसिपिटेट देगा, प्लस इस वाले पार्ट का हमें सॉल्ट बना दो, तो ये क्या दे देगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद नहीं, हमने ऊपर कौन है यहाँ पे, यहाँ तो मेरे पास भाई साहब ऊपर आप एसीटोन का कर चुके हैं, तो इसको एसीटोन बना दे रहे हैं, ठीक है, ये बी है। सी वाले का हम कर चुके हैं, इधर ध्यान दो, हमने ऊपर एसीटोन लिखा था, ध्यान से, ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास एसीटोन का हम बना चुके, ये तो एसीटोन है ना, CH3, ये CH3 और यहाँ भी CH3, तो ये एसीटोन का हमने आइडोफॉर्म कर दिया, मतलब हमने सी का आइडोफॉर्म कर दिया, किसका किया, सी। तो ये कंपाउंड सी है, तो ये सी का हमने कर दिया आइडोफॉर्म। अब हमें करना है बी का आइडोफॉर्म, तो बी तो मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, हाँ, इसका जब आइडोफॉर्म करेंगे तो 3I2 प्लस 4NaOH लेंगे, हाँ, ये कौन है, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ये कौन सा कंपाउंड है सर, ये बी कंपाउंड है, इसका आइडोफॉर्म करेंगे, तो बताओ प्यारे क्या करना है सर, मिथाइल ग्रुप को आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये मिथाइल तो यहाँ लगा है, हाँ, तो ये बन जाएगा CHI3। अच्छा, जो बकाया है मिथाइल के अलावा उसमें ONA लगा देंगे इसके पास, तो यहाँ ONA लगा दो, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास HC डबल बॉन्ड ONA आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद तो वही साइड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स तो अपने पास वही बनेंगे, ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे यहाँ पे, प्लस का 3NaI और 3H2O, तो ये मिथाइल ग्रुप आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें ONA लगा देंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों की क्या हो गई, आइडोफॉर्म। बस इतना ही पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करना, मैंने एक एक स्टेप आपको सिखाने की वजह से मैपिंग पहले बताता हूं, किस तरीके से आप अप्रोच करोगे कि कौन एल्डिहाइड होगा, कौन कीटोन होगा, कीटोन में कौन मिथाइल कीटोन होगा, कैसे हमें यहाँ पे डायरेक्ट एल्कीन तक पहुंचना है, तो पहले इन कंपाउंड्स को बनाओगे, देन आप रिवर्स करके एल्कीन सोचोगे, फिर आपको फॉर्मेट, सीधे फॉर्मेट में क्या करना, ओजोनोलिसिस करके आप ओजोनाइड बनाएंगे, देन रिडक्शन करके आप इनके कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे और उनका हम आइडोफॉर्म करा देंगे, ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, अगला है विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉन। अब बच्चा आप मुझे बताओ, ये मैं ए ले लूं, एस्टल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, ठीक है। बी कौन है मेरे पास, प्रोपेनॉन, तो मैथ एथ प्रोप, एसीटोन को भी बोलते हैं प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हो, प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। तो दोनों में से फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, जो मोर रिएक्टिव होगा। अब ये कौन है सर, एल्डिहाइड, ये कौन है कीटोन, तो दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, अभी पीछे क्वेश्चन बताया था। तो इसका मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होगी, किसके टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और इनके दोनों प्लस आई की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चार्ज, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देंगे तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, जबकि इसके पास केवल एक प्लस आई है तो उतनी डिक्रीज इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं करेगा, इसलिए ये कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मतलब फास्टर रिएक्शन देता है तो देन द कीटोन टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको पीछे भी बताई जा चुकी है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से मोर रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड देन कीटोन। और फास्टर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवार्ड्स भी कौन देगा, एल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास एक प्लस आई ग्रुप लगा होता है, इसके पास दोनों प्लस आई ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की कम हो जाएगी तो वो रिएक्शन उतना धीमे दे पाएगा, और जहां पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एक मिथाइल ग्रुप उतना कम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोनों में से कौन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फास्टर, तो वो है एल्डिहाइड। नेक्स्ट, अरे आ रहा है समझ में कि नहीं, पक्का। चलो, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग रीजेंट, सब लोग पता है फेलिंग रीजेंट। फेलिंग रीजेंट, आप मुझे बताओ फेलिंग रीजेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू फेलिंग सोल्यूशन। हाँ सर, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए प्लस फेलिंग सोल्यूशन बी, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए में किसको रखा गया, एक्वस कॉपर सल्फेट को, एक्वस कॉपर सल्फेट को। फेलिंग सोल्यूशन बी में किसको रखा गया, ये ए है, बी में रखा गया एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं NaOH प्लस का सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसी को प्यारे हम क्या और बोलते हैं, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बेटा हम रोसेले सॉल्ट भी बोलते हैं, रोसेले सॉल्ट। रोसेले सॉल्ट, तो ये रोसेले सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अपने को पता है टार्ट्रेटिक एसिड क्या होता है, बताओ, COOH HOH, यहाँ पे 2 ये कार्बन है और यहाँ पे COOH, यहाँ से दोनों के H हटा के Na और K लगा देंगे तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बन जाता है, और दोनों को रिप्लेस करके यहाँ Cu2+ लगा देंगे तो ये Q+ क्या बन जाएगा अपने पास, अटैकिंग रीजेंट बन जाता है। तो अपने को पता है फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों मिक्सचर से फेलिंग अपने पास जो अटैकिंग स्पीसीज मिलती है वो CuO मिलती है, जिसमें Cu कैसा होता है, +2 का होता है, जो खुद को रिड्यूस करके किस में जाता है, +1 में जाता है। और फेलिंग रीजेंट किसको रिड्यूस करता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को, ना तो एरोमेटिक करता है ना कीटोन करता है, सारी चीजें बता रखी हैं। और Cu जो +2 है वो रिड्यूस होकर किस में चला जाता है, Cu2O में, मतलब वहां से मिलता है Cu+1, जो कैसा होता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनल। तो पहले इथेनल क्या होता है प्यारे, बोले CH3 C+OH, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इथेनल है, ठीक है। सेमी कार्बाजोन बनाना है तो इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से कराई जाएगी, पता है, ये इंपॉर्टेंट होता है सेमी कार्बाजाइड। यहां पे NH2 NH C+O NH2, ये मेरे पास सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड।
जब इथेनॉल की रिएक्शन इससे कराएंगे तो इथेनॉल का सेमी कार्बाजन बन जाएगा। और ये डेरिवेटिव किसका होता था? अमोनिया का। यहाँ से आपको किस तरीके से बताया था, यहाँ से H2O आप निकालेंगे यहाँ से, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा? CH3, इस C का ये H है, हाँ, डबल बॉन्ड, हाँ, N NH C डबल बॉन्ड O NH2। और इसकी खास बात क्या है कि पार्टिसिपेट, सर इधर से H2 निकालते तो इधर से H2 मत निकालना, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ भी लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ये कैसे होते हैं? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो उधर से मत हटा देना, कभी कभार रिवर्स करके भी लिख देता है इसको, तो हमने बताया था रेजोनेंस की वजह से, जबकि इसका ये लोन पेयर सिंगल आ रहा तो यहाँ रेजोनेंस नहीं लग रहा है, तो ये लोकलाइज्ड होते हैं ये लोन पेयर, इसलिए यहाँ से H2 निकालोगे। इसमें गलती मत करना, मैंने बता रखा है ये टॉपिक आपको बहुत। तो यहां ये बन गया क्या मेरे पास? सेमी कार्बाजोन ऑफ किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल से रिएक्ट करा रहे सेमी कार्बाजाइड का, तो सेमी कार्बाजोन बन गया। नेक्स्ट कह रहा है प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोलिसिस। ये तो कईयों बार कर चुके। प्रोपेनॉन क्या होता है? एसीटोन, प्रोपेन टू ऑन बोल दो या प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन किससे करान? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाँ सर। तो ये तो कईयों बार आप कर चुके हो। यहाँ पे आप प्लस माइनस, ये माइनस, इस पे क्या होता है? प्लस, इनको आप ऐड करा दें, एडक्ट बना दें, CH3C, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3, ये O के पास आ जाएगा MgBr, और यहाँ पे प्यारे क्या आ जाएगा अपने पास? CH3। देन क्या कराना? हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो कैसे कराते थे? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस, और हमारे पास क्या मिल जाएगा? बोले CH3C, ये CH3, यहाँ OH, यहाँ पे CH3, साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लो, तो ये क्या बन गया? CH3C, और यहाँ पे मेरे पास OH, इस पे 3 मिथाइल लगे कार्बन पे, तो ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। IPAC नेम बनाओगे एल्कोहल, IPAC नेम बनाओगे तो 1 2 3 और 2 पे मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल बना देना, ठीक है। तो ये मेरे पास यानी क्या होगी रिएक्शन, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे गलती करने के चांस होते हैं बच्चे के। देखो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि कार्बोनिल की रिएक्शन कभी भी, ध्यान है, रिवर्सिबल 1 इक्विवेलेंट किससे कराते थे? ड्राई HCl ऑब्लिक एल्कोहल। तो हमें क्या मिलता था? एल्कोक्सी एल्कोहल मिलता था, जिसको हम हेमी एसीटल या हेमी कीटल बोलते थे। अगर इधर एल्डिहाइड लेके चलोगे तो हेमी एसीटल मिलेगा, इधर कीटोन लेके चलोगे तो हेमी कीटल मिलेगा, ठीक है। और कैसे करते थे ये भी अपने को पता है। यहाँ से 1 इक्विवेलेंट है, तो 1 इक्विवेलेंट में आप डायरेक्ट मेथड क्या यूज करते थे? ध्यान करो कि ये डायरेक्ट मेथड में हम कैसे करते थे कि ये बॉन्ड इस तरीके से माइनस प्लस टूटेगा, और यहाँ से हम लोग ROH में ये माइनस और H प्लस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एल्कोक्साइड यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, और मेरे पास इस तरीके से ये एल्कोक्सी एल्कोहल मिलेगा, एल्कोक्सी एल्कोहल। पर क्या यहाँ पे इसने कुछ ऐसा लिखा है कि ये 1 इक्विवेलेंट एल्कोहल? नहीं, इथेनॉल एक्सिस में है। तो एक और चीज बताई थी, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये एक्सिस में होता था तो हमने आपको क्या बताया था? अगर यहाँ पे हम एक्सिस ले लें किसकी? ड्राई HCl ऑब्लिक ROH, यहाँ एक्सिस ले लें, एक्सिस का मतलब 2 इक्विवेलेंट कर सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक्सिस में अगर ये डलाओ तो ये 2 इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट होगी। उस दौरान क्या होता था आपको पता है? 2 इक्विवेलेंट एल्कोहल लेते थे हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? ध्यान करो, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मेरे पास 2 एल्कोहल हैं। कितने हैं? 2 इक्विवेलेंट। तो 2 इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या किया करते थे बताओ? यहाँ पे कि ये HOR और सेकंड भी HOR, इस तरीके से। अब मेरे पास इसकी 2 वैलेंसी, यहाँ से इनसे H2O निकाल दो आप, और यहाँ पे मेरे पास इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई कार्बन की, हाँ, इस पे
ओ आर आ जाएगा तो इसको बोलते थे जैम डाई एल्कोक्सी। क्या बोलते थे? जैम डाई एल्कोक्सी। मतलब अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो यहाँ एसीटल मिलेगा, अगर यहाँ कीटोन हुआ तो ये कीटल मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब अपने पास यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है, तो डायरेक्ट तो हम बना सकते हैं। देखो इथेनॉल की रिएक्शन कराओ, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करानी एक्सिस ऑफ इथेनॉल को, तो अभी मैंने बताया आपको किस तरीके से लिख लेना इथेनॉल को, C2H5OH एक्सिस है, तो हमें 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है एसीटल बनने के लिए, तो हम इसके 2 मोल ले रहे हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस है, और यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहाँ से H2O यहाँ से बाहर कर दो तो मेरे पास आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे इथेनॉल है तो ये H है, यहाँ पे एक इथॉक्सी लग गया और एक इथॉक्सी इसके पास आ गया। और क्योंकि ये मेरे पास एल्डिहाइड है, अगर ये मेरे पास एल्डिहाइड है और यहाँ पे जैम डाई एल्कोक्सी है तो ये मेरे को एसीटल मिलेगा। क्या मिलेगा? एसीटल, जिसका नाम क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 1,1 डाई एल्कोक्सी, डाई इथॉक्सी और ईथेन। ठीक, अब किसी को लगे कि नहीं मैकेनिज्म भी रिवाइज करा दो, अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको एक बार और देख ले मैकेनिज्म के थ्रू। चलो देखते हैं प्यारे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास क्या है सर? इथेनॉल है। सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम दिया हुआ H+ मिलेगा, प्रोटोनेशन कर देंगे, ये अपने लोन पेयर से यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना बहुत आराम से, CH3 C डबल बॉन्ड OH और इस पे आ जाएगी डिफिशियंसी प्लस। ठीक है, और ये H जैसे चल रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में मेरे पास इथेनॉल है C2H5OH, इसके पास लोन पेयर हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे, इसके बाद 2 लोन पेयर हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये अपने बॉन्ड से ब्रेक करके अपनी डिफिशियंसी दूर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा प्यारे बताओ, यहाँ पे बन चुका है CH3, यहाँ C, यहाँ पे OH आ चुका है और ये CH के पास क्या लग गया है अपने पास O, यहाँ पे O के पास लगा एक H और C2H5। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो यहाँ पे आ जाएगी डिफिशियंसी। हाँ सर, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेशन होगा, यहाँ माइग्रेशन कर लो, माइग्रेशन ऑफ H+ का माइग्रेट कर दो, माइग्रेट H आयन। कैसे कर लोगे, देखो यहाँ से कि इसके लोन पेयर हैं, हाँ, इसकी डिफिशियंसी दूर करने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा, हाँ, H+ बाहर जाएगा, उस H+ को ये अपने पास बुला लेगा, ये H+ को इधर -+, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये H+ इसके पास पहुंचेगा। तो माइग्रेट होने के बाद हमें क्या मिलेगा फाइनली बताओ, CH3 CH, ये मिल जाएगा OH2+ और यहाँ पे आ गया O C2H5। ऐसा होने पर हमारे पास ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव आ गया, H2O+ अनस्टेबल, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा। और उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हो, इस पर डिफिशियंसी आएगी तो इसका मतलब हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो। एक्सेस में है ना तो 2 इक्विवेलेंट तो इथेनॉल ले लेंगे, हमने यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट लिए, ये 2 इक्विवेलेंट लिए, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना, फिर से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, तो यहाँ पे ये अटैक करके इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस पे भी डिफिशियंसी जो आएगी उसको ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के दौरान दूर कर देगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या मिल के बना, यहाँ पे देखें क्या बना, यहाँ पे ये मेरे पास बन गया है CH3 CH, यहाँ पे आ चुका है O C2H5 और इसके पास एक H है, इस पे आ गई डिफिशियंसी कि उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए और इसके पास एक O C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा होने पर ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी दूर करने के लिए अपना डीप्रोटोनेशन करेगा, जो कैटालिस्ट के रूप में प्रोटोनेशन हुआ था उसका डीप्रोटोनेशन कर दो। अब ये क्या करेगा, इसमें से H+ निकलेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H+ बाहर चला जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया, यहाँ क्या मिला देखेंगे, यहाँ मिला CH3, हाँ CH, हाँ, और इस CH से एक लगा हुआ है ये C2H5O, ये वाला एक ग्रुप, और ये जब न्यूट्रल हो जाएगा तो ये भी तो C2H5OO है ना, तो ये भी इथॉक्सी ग्रुप है, तो एक इधर O C2H5 लगा है। तो अब आप देख लें यही कंपाउंड तो बन गया है। कैसे सर, CH3, हाँ CH, ये देखो CH3 CH और 2 इथॉक्सी, हाँ सर, इसका नाम बनाएंगे तो ये क्या बन चुका है बताओ, ये क्या बन चुका है सर, इस पे इसको 1 इसको 2
1 पे कि 2 क्या लगे, इथॉक्सी। मैंने कहा बहुत अच्छे, क्या नाम बनाओगे सर ये 1,1 डाई इथॉक्सी, ठीक है। एल्कोक्सी एल्केन होता है, 2 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं ईथेन। तो ये और यही यहाँ पे बना हुआ 1 2, ये 1,1 डाई इथॉक्सी ईथेन, ठीक है। तो हमने इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से ही बता दिया है और आपको मैकेनिज्म भी एक बार इस क्वेश्चंस की करा दी है, जिससे आपको ये अप्रोच हो जाए कि हमने ऐसा क्यों किया। तो कभी भी यहाँ लिमिटेड सप्लाई देता है इनकी 1 इक्विवेलेंट, तो हमेशा हेमी ग्रुप बनता है। एल्डिहाइड होगा तो हेमी एसिटल, कीटोन होगा तो हेमी कीटल। और अगर एल्डिहाइड है और एक्सेस में देता है इन लोगों को ड्राई HCl और एल्कोहल, तो इसका मतलब मोर देन हमें रिक्वायरमेंट 2 इक्विवेलेंट की होती है, और यहाँ पे हमें एल्डिहाइड देगा तो एसिटल मिलेगा जेम डाई एल्कोक्सी में, और अगर यहाँ कीटोन देगा तो हमें ये कीटल मिल जाएगा। तो उस चीज को हमने आपको प्रॉपर वे से एक बार समझा दिया है, ठीक है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको डिटेल्ड में भी बता दिया आपको, ठीक। चलो नेक्स्ट कह रहा है मीथेनल अंडरगोज कैनिजारो। ये तो हम कर चुके हैं ना, कई बार पीछे भी कराया था। CH डबल बॉन्ड OH क्या होता है, मीथेनल। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम और एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। अब यहाँ कंसंट्रेशन मान लो KOH ना लेके NaOH ले लो, पिछले वाले में हमने KOH लिया था। अच्छा यहाँ पे देखेंगे NaOH, तो कंसंट्रेटेड बेस क्या करेगा, इस मीथेनल को, मीथेनल किसको बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को, तो एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके पहले एसिड बनाएगा और फिर उसका सॉल्ट बना देंगे, तो यहाँ ONA आ जाएगा, क्योंकि अब की बार हमने बेस क्या लिया, Na+ वाला, ठीक है। और एक रिड्यूस हो जाएगा तो ये मीथेनॉल बन जाएगा, और क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, पीछे हम करा चुके हैं, ठीक है। चलो अगला यहाँ पे देखेंगे 52, क्या देखेंगे 52। तो कह रहा है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड इथेनल टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले तो इनकी रिएक्टिविटी बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास है एक बेंजल्डिहाइड, क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, CHO। ये है हमारे पास क्या प्यारे, बेंजल्डिहाइड, ये कार्बन है ना, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड है, और एक है, हम इसको A मान ले रहे, और एक है हमारे पास क्या, इथेनल, मतलब मैथ एथ और अल, तो ये इथेनल है। हाँ कह रहा है कंपेयर द रिएक्टिविटी। अब आप मुझे बताओ दोनों कौन, सर ये भी एल्डिहाइड है, हाँ, पर कैसा, सर ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ये कैसा है, सर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। हाँ तो अब बताओ स्टेरिक इंड्रेंस कहां ज्यादा होगी, यहां पे रिंग लगी हुई है, तो इसका मतलब है यहां पे एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। अरे बोलो क्या होगा, एलिफेटिक, क्योंकि इसका प्लस आर की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर प्लस आर की वजह से यहाँ पे आप समझो ना, यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा दूंगा आपको एक बार समझाते हुए कि मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है, और ड्यू टू प्लस आर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, मतलब रेजोनेंस के दौरान ये पाई बॉन्ड किधर जा रहे हैं, O की तरफ। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, अगर ये बॉन्ड टूटता और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव आता, तो इसकी डिफिशियंसी दूर करने के लिए रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर दिए CHO ग्रुप की तरफ, जिससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो कहां जाना पसंद करता है, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती, पर यहां तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही, कम कर रहा है ये। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवार्ड्स कम होगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्लस I ग्रुप लगा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, पर इसकी कंपेरिजन में प्लस R प्रीडोमिनेंट होता है। तो ध्यान रखना कि यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी मोर डिक्रीज हो रही है, किसके केस में, बेंजल्डिहाइड में, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे C डबल बॉन्ड O कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इनमें पोलैरिटी आती है, तो ये प्लस ये माइनस। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखते ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, हाँ, पर ये अपने पाई बॉन्ड्स को इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराते हुए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, और जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, डिफिशियंसी पॉजिटिव चार्ज की कम कर दी है, तो इसका मतलब अब न्यूक्लियोफाइल उतनी अच्छे से अटैक नहीं करेगा। तो इसका प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ पे इसका प्लस आई है, और डोमिनेट कौन होता है, प्लस आर। तो इसका मतलब यहां पे किस तरह जाएंगे कि बी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा वो फास्टर होगा एडिशन देन द ए, ठीक है। तो ये पूछा हुआ था। चलो नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है
राइट द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बिटवीन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो चलो आ जाओ, इसके पास पहली बात तो एल्डोल करने के लिए ये एलिजिबल नहीं क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फिर भी इसके पास तो है, किसी एक के पास भी है तो क्रॉस एल्डोल तो हो जाएगा। कैसे देखते हैं, पहले तो हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड लिया जिसके कार्बोनिल तो है इसके पास, हाँ सर है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके रखा। इसके पास 2 अल्फा H निकाल लो, हमने बताया कंडेंसेशन का तरीका, CH3 को ऐसे लिख दिया और ये CHO। अब यहाँ पे हमें क्या कराना है, डाइल्यूट, यहाँ पे बेस लेना है और इसको हीट कर देना है। तो हमें क्या करना था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा यहाँ से। तो ये मेरे पास कौन है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन हमने किसके लिए, इसके ये फंक्शन ग्रुप के पास वाला ये अल्फा है, तो ये मेरे पास कौन है, इथेनल, इथेनल। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पे ये बेंजीन रिंग, यहां CH और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH CH, ये मिलेगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या मिलेगा, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये मेरे पास जो बना है वो क्रॉस प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, क्रॉस प्रोडक्ट। पर एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट प्यारे, अगर किसी के मन में आए कि सर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट बनते थे, हाँ बिल्कुल बात सही है, पर दोनों के दोनों कार्बोनिल कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों कार्बोनिल होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो हो, पर इसमें केवल एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो सर 2 तो बनने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, एक क्रॉस प्रोडक्ट बना तो एक सेल्फ भी बन सकता है, सर कौन सा, मैंने कहा देखें, इथेनल क्या कर सकता है, इथेनल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये खुद के ही साथ कार्बोनिल को ले ले और खुद के ही अल्फा हाइड्रोजन को यूज करके यहां से एक यही सेम रीजेंट और यहां से हमारे पास क्या है, H2O निकलता हुआ यहां से सेल्फ प्रोडक्ट भी बना सकता है, CH3, हाँ सर, यहां क्या है, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां भी बन गया। तो ये, और इसी को हम लोग ध्यान है अपने पास, इसको क्रोटेन एल्डिहाइड बोलते थे, क्रोटेन एल्डिहाइड। वैसे नाम बनाओगे तो 1 2 3 4 करेंगे, है ना, ब्यूट 2 इन 1 अल बनता है, ठीक। और यहां नाम बनाएंगे तो 1 2 3 करेंगे, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बना, सेल्फ प्रोडक्ट, ये क्या बना, सेल्फ प्रोडक्ट। तो एक तो इथेनल सेल्फ प्रोडक्ट बना लेगा, एक क्रॉस, दूसरा वाला कंपाउंड जो बेंजल्डिहाइड है वो ना सेल्फ बना पाएगा ना क्रॉस, क्यों, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास ये अल्फा कार्बन है और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ना तो ये सेल्फ दे पाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, ना ये क्रॉस दे पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई P Q एंड R इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया गया। देखें अब मेरे पास ये है P अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अमोनियम सॉल्ट बना रहा है, उसको हीट कर रहे हैं, Q मिल रहा है, PCl5 के साथ R मिल रहा है, ठीक है। प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है, पानी तो पी लें यार, ठीक है, गर्मी पड़ने लगी ना। चलो अब यहां पे क्या है मेरे पास, ये है, तो सबको पता होना चाहिए कि अमोनिया की रिएक्शन हम एसिड से कराते थे तो अमोनियम सॉल्ट मिलता था, हाँ, तो इसमें से सॉल्ट ये है तो इसका मतलब एसिड इसका क्या होगा, तो आपने कहा सर CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिड होगा, और फिर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो अमोनिया से कराने पर इसका सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम सॉल्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां NH4 प्लस, हाँ ये सॉल्ट मिलेगा, दिस इज अमोनियम सॉल्ट। हाँ सर कैसे करते थे, सर अमोनिया एक लुईस बेस है, लुईस बेस की टेंडेंसी प्रोटॉन को खींचने की होती है और ये दोनों इनके बीच में बना हुआ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये पहले तो ये आपस में मिलकर NH4 प्लस बनाएंगे और फिर वो इस एसीटेट आयन के साथ जुड़कर सॉल्ट बना लेगा। हाँ सर सही है, ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छे, तो इस पे माइनस। अच्छा ये क्या बना, सर ये बन गया अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कि कौन सा एसिड है, सर ये एसिटिक एसिड है,
और इसी को इथेनॉइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हीट करेंगे, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो अपने को पता है वाटर बाहर चला जाएगा, वाटर रिलीज होता है यहाँ से, तो H2O को बाहर कर देंगे। H2O को बाहर करना 2 H और 1 O, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अमाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH2 NH, इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अमाइड मिल जाएगा, है ना। तो ये मिलेगा इथेनामाइड, आईपीएसी नेम क्या, इथेनामाइड। और कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसीटामाइड। कॉमन नेम है एसीटामाइड, ठीक है, ये कॉमन नेम है, ये आईपीएसी नेम है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, सबको पता है, यहां से OH को रिप्लेस कर देगा PCl5 और क्या मिल जाएगा हमें, क्लोरीन। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा और साथ में इसके बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl भी मिलता है। आपको रिएक्शन सिखाई है PCl5 को ब्रेक करना Cl PCl3 और Cl में, ठीक है ना। अब यहां से मेरे पास OH है, तो ये O है, ये H है और इधर वाला पूरा मान लो R है, तो ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से बताया था आपको, ये POCl3 मिलेगा, HCl मिलेगा और RCl मिलेगा। तो वही अब R मेरी जगह पे क्या है, एस्टाइल ग्रुप है CH3CO, तो यहाँ पे R की जगह एस्टाइल ग्रुप आ गया। बोलो यस और नो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, एस्टिल क्लोराइड। क्या मिलेगा, एस्टिल क्लोराइड। इसका ये कॉमन नेम है एस्टिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम बनाओगे तो 1,2 मैथ एथ इथेन और ई रिप्लेस करके ऑयल हैलाइड लगा हुआ है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम इथेनॉइक। ये मेरे पास कौन है सर, ये P है। ये मेरे पास कौन है सर, ये R है। सर ये मेरे पास कौन है सर, ये मेरे पास Q है, और तो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये घूम फिर के आ ही रही है बार बार, ध्यान करो अगर आपको ध्यान है तो। फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन आ गया ये। अच्छा सर, हाँ, सैलिसिलिक एसिड का मतलब आप जानते हो, हाँ सर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बोलते हैं। मैंने कि किस रिएक्शन में फिनॉल से बनता था ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, सर कोलबे में। मैंने कहा बहुत अच्छे, आप तो होशियार हो। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मैंने कहा आपको पता है सर, ये कईयों बार कर चुके हैं, ये माइनस प्लस पीछे भी बता चुका हूँ, 2-3 बार आ चुकी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेशन, और इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड को कैसे ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस में। ये H प्लस इसके साथ ये H क्या करेगा, एसिटिक एसिड के रूप में बाहर चला जाएगा यहाँ से, CH3 COOH, और ये एस्टाइल ग्रुप यहाँ पे जाके लग जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा प्यारे, यहाँ सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें COH, O माइनस के साथ ये ग्रुप लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्लस ये माइनस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान करो, 1 2 पे लगा एसीटॉक्सी, तो इसको बोलते थे 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये एसीटॉक्सी ग्रुप, ये बेंजोइक एसिड, तो 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी का एक नाम कॉमन होता है एसिटिल। ये मेरे पास एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है, हाँ सर एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है। एसिटिल किसके साथ, ये एसिटिल ग्रुप किसके साथ लगा है, इस सैलिसिलिक एसिड के साथ लगा है, उसका डेरिवेटिव तो है H हटा के, हाँ, तो इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और इसका सबसे फेमस नाम क्या है बेटा, एस्पिरिन। एस्पिरिन, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन है ये, एक्चुअली है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। जब भी पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है, किस तरीके से लिखा हुआ है वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमें एस्पिरिन मिलता है, ठीक है। ये पीछे भी हम लोग कईयों पार्ट में कर चुके, 2-3 बार आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट अगला है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। ये तो आपको पीछे हो चुका है, ये भी टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाओ सबसे पहले, ये बन गया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। हाँ, इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से करा दो, Na+O- C2H5।
हाँ सर, इसके साथ कराएंगे आपको एकदम नजर आएगा सर ये भाई साहब तो टर्सरी एल्किल हैलाइड हैं। हमने कहा हाँ, क्या ध्यान आ रहा है सर, अगर ये प्राइमरी होते तो विलियमसन सिंथेसिस, पर सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता था, सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान है। अब गुरु ध्यान होना चाहिए। तो ये तो क्या है, टर्सरी है, तो ये फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरीके से नहीं, बेस की तरीके से, क्योंकि ये E2 एलिमिनेशन होता है। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में यहाँ पे क्या होता था, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह टुवार्ड्स करेंगे। ध्यान है, विलियमसन सिंथेसिस ईथर। और यहाँ पे अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो फिर हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाती थी किस पर, बोलो बोलो, सब्स्टिट्यूशन पे। तो ये बेस की तरीके से काम करेगा। बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को खींचने की, तो किसी एक जगह से हम यहां से H रिमूव करते हैं। प्रोटॉन यहां पे मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, ये CH2H। हाँ, इससे क्या होगा सर, यहां से ये प्रोटॉन लेगा H+, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करके डबल बॉन्ड बना के एल्कीन बना देगा। हाँ, तो यहां पे क्या आ जाएगा सर, CH3, ये क्या है सर, CH3, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, C डबल बॉन्ड और CH2। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में पार्टिसिपेट करके डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये टेट्रावैलेंसी मेंटेन रखने के लिए लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ये माइनस जो है वो Na के साथ क्या बना लेगा, NaCl। हाँ सर, और NaCl के साथ साथ यहाँ से क्या मिला, C2H5O ने इस इथॉक्साइड ने H+ लेके इथेनॉल बना दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास एल्कीन बन गया, 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या बन गया, प्रोपीन। तो ये मेरे पास एक एल्कीन का फॉर्मेशन है। ठीक है, यहां ध्यान रखना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जब ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो, और इधर कोई भी एल्कोक्साइड ले सकते हैं, एल्कोक्साइड की किसी भी डिग्री को देखेंगे, पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता था, वहां पे ईथर का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, क्योंकि वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते थे। और यहाँ पे जब सेकेंडरी और टर्सरी होता है तो ये फिर बेस की तरीके से काम करता है, मतलब यहाँ E2 एलिमिनेशन डोमिनेट होता है SN2 पे। ठीक है, नेक्स्ट, फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये तो रिएक्शन आपको हो चुका है, ध्यान है, बताओ फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहा है सर, कह रहा है क्लोरोफॉर्म से। मैंने क्या है, CHCl3, और कौन है सर, बेस है। मैंने कि इतनी चीज आ गई, ये तो कॉमन होता है हाइड्रोलिसिस वाटर। हाँ, तो सर मैंने कहा आप तो क्या कर रहे हो, अब तो पता चल ही गया भाई साहब कौन है। सर कौन, मैंने कहा आप कनपट्टी लाल कर देंगे बेटा तुम्हारी। सर क्यों, मैंने कहा ये तुम्हें नहीं पता चल रहा है ये क्या है। अच्छा सर, कुछ ध्यान आ रहा है मेरे को। मैंने कि सब कुछ ध्यान आ जाएगा, बताओ कैसे। सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सैलिसिल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड है। सर ये तो फिनॉल की रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म से करा रहे हो तो सैलिसिल्डिहाइड बन रहा है। सर हाँ, यहाँ पे हमें रीमर टीमन रिएक्शन ध्यान आ रही है। मैंने कि वही तो है। तो सर इसमें कह रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ कराना प्रेजेंस ऑफ NaOH फिनॉल की। हाँ, ये हाइड्रोलिसिस तो दे ही नहीं रखा है। मैंने कि कई जगह पे हाइड्रोलिसिस नहीं देगा, गिरगनाट से कराता है कार्बोनिल की हाइड्रोलिसिस कई जगह नहीं देता है। रिडक्शन कराते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह का तो वहाँ पे वाटर वगैरह नहीं देता है। अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे मतलब इनके बाद हाइड्रोलिसिस कराना है, वो अंडरस्टूड है कई जगह पे। तो कभी कभार नहीं भी दे तो अपने को पता होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म NaOH को देख के फिनॉल का ध्यान आ जाना चाहिए कि ये रीमर टीमर रिएक्शन है। ठीक है ना, चलो बढ़िया। और कोलबे होता तो फिर सैलिसिलिक एसिड बनता है, वो आपको पता है। ठीक है ना, पता है कि नहीं, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो डीकार्बोक्सिलेशन है, आपने कर रखा है यहाँ से, तो मैं यही बना दे रहा हूँ प्रोडक्ट, क्यों बार बार। तो यहाँ से आपको Na2CO3 अभी बताया था, सोडा लाइम यहाँ पे 3:1 में होता है। Na2CO3 यहाँ से बाहर करना है और यहाँ साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा इस तरीके से। अब वो H यहाँ दिखाना चाहो दिखा दो, अंडरस्टूड है कि ये वाला H यहाँ लग के इसकी टेट्रावैलेंसी मेंटेन होगी। ठीक है ना, तो ये अंडरस्टूड है। तो आप चाहो तो यहाँ H लगा दो, ना चाहो तो इसमें इनबिल्ड हो चुका है। और साथ में क्या है, Na2CO3 प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, केवल डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल दो, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, डीकार्बोक्सिलेशन पीछे ही बता चुके हैं। यहाँ सॉल्ट दे एसिड का या एसिड दे, ठीक है ना, एसिड दे या सॉल्ट दे। और एसिड के दौरान क्या होता था, ब्रिस्क एफर्बेशंस, ध्यान है, CO2 रिलीज होती थी। ठीक, तो ये मिल जाएगा साइक्लो
हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। दोनों में से स्ट्रॉन्गर बताना है। ए है अपने पास FCH2COOH और बी है यहाँ पे CH3 को मैं ऐसे लिख दूं HCH2COOH, ये मिला के तो CH3 लिखा है ना। हाँ, तो अभी अपने पास क्या है बताओ, यहाँ पे ये कौन है सर, यहाँ पे मेरे पास ये माइनस आई है और ये 0 आई है। ठीक है, कोई आई नहीं, तो अपने को पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बताया था माइनस आई के डायरेक्टली होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, किससे, बी से। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो COOH के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से H+ को आसानी से बाहर कर देगा, अपनी डिफिशियंसी दूर कर लेगा। तो H+ जो जल्दी रिलीज करता है वो अच्छा एसिड होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर है। ठीक है ना, यहाँ पे 0 आई है, हाइड्रोजन सोच 0 आई इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखते हैं यहाँ कौन है सर, एल्कोहल, यहाँ कौन है सर, एल्डिहाइड, यहाँ कौन है सर, एसिड। अच्छा, 2 ही कार्बन का, ये भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। तो एक चीज प्यारे मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, जब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा जाए, और कब, जब मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए, मतलब कार्बन संख्या सेम हो, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ड्यूरिंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो तो उस दौरान हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एसिड का। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सबसे ज्यादा किसका होता है, एसिड का, फिर एल्कोहल का, फिर कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, दोनों कार्बोनिल में आते हैं, फिर ईथर का, और सबसे कम होता है ईथर के बाद एल्केन का, हाइड्रोकार्बन। क्यों ऐसा क्यों है, तो वो भी आपको बता देता हूं मैं। एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एसोसिएशन का केस होता है, यहाँ भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी एसोसिएशन का केस होता है। ठीक है, और इन दोनों में क्या है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर एसिड के पास COOH में 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 1 ऑक्सीजन है, तो मोलर मास ज्यादा होने की वजह से फिर एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में और ईथर में, इनमें होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। पर एल्डिहाइड कीटोन जो कार्बोनिल होते हैं उनका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और इसका ईथर का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसा होता है, वीकर होता है, इसलिए पहले इसको ज्यादा आगे रखा हुआ। इसमें डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स होता है, जो वीक टाइप का फोर्स है, डिस्पर्जन या लंडन फोर्स, तो ये डिस्पर्जन फोर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एसिड की सबसे ज्यादा होगी, अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, मतलब 2-2 कार्बन के हैं, तो एसिड सबसे आगे रहेगा। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी, या मैं सीधा सीधा एसिड बना दे रहा हूं ना, एसिड सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे आगे एसिड को रखेंगे, तो CH3COOH, CH3COOH इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर एल्कोहल का आएगा, एल्कोहल में क्या है, CH3CH2OH, और सबसे पीछे इन तीनों में कौन जाएगा, एल्डिहाइड, CH3CHO। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो ये ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और प्यारे एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में एसोसिएशन का केस बनेगा। पर इन दोनों में कैसे देखेंगे, जब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसके पास देख रहे हो 2-2 ऑक्सीजन, इसके पास 1 ऑक्सीजन है, तो 16 यूनिट तो इसके पास वैसे भी ज्यादा है। तो मोलर मास जहां ज्यादा होगा, मोलर मास जहां ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी तो मोलर मास के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कभी ऐसा लगे कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो फिर हम इस तरीके से देख लेंगे। अरे बोलो यस और नो।
फिर हम इस तरीके से देख लेंगे कि कहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ठीक है। इनमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ सर। एसोसिएशन का केस बनेगा, हाँ सर। मॉलिक्यूलर मास दोनों का बढ़ेगा, हाँ सर। पर सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, तो कहाँ ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा? एसिड का। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। गॉट इट? चल गया पता? चलो, तो इतनी चीज हम लोगों ने देखी इस वाले लेक्चर में। आज हम यहीं तक रखते हैं। अब रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग लास्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, जो कि कल के दिन आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को रिवाइज किया। अब लास्ट पार्ट में हम लोग बहुत मतलब बोल सकते हैं कि इस चैप्टर की सब कुछ रिवीजन में आ जाएंगे, ऐसे से क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि वहां मोस्टली क्वेश्चन कैसे होंगे? लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें हमें मैपिंग के दौरान कई सारी नेम्ड रिएक्शंस, रीजेंट इन और कई सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट, इन सब का रिवीजन होने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें भी हुए पर उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वैसे हैं, तो इसलिए लास्ट लेक्चर में और मजा आने वाला है। तो इन लेक्चर्स को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ये उम्मीद है। इससे पिछले वाले भी और आज का लेक्चर भी आप देख लेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहें, रीजेंट नेम रिएक्शन को लगातार प्रैक्टिस में रखते रहें, ठीक है, और स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।